soluble salts. अच्छा, soluble salts को प्रिपेयर करने के लिए जो रीजेंट्स हमें चूज करने पड़ते हैं ना, तो उसके लिए बड़ा स्पेसिफिक रहना पड़ता है। देखो, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें हमने सॉल्ट एसिड वाले रिएक्शन है जिसमें हमने सॉल्ट्स बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इफ इट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल it produces a salt sodium chloride, and all chloride salts are soluble except for lead 2 chloride and silver chloride. तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म इज सॉल्युबल, जो एक्वस लिखेंगे इसका स्ट्रेट सिंबल। यही सॉल्ट हम इस रिएक्शन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इट आल्सो प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट व्हिच इज इन एक्वस स्टेट एंड टुगेदर इट प्रोड्यूसेस वाटर। Similarly, this salt can also be produced by reacting acid with sodium carbonate. This will produce sodium chloride, carbon dioxide and water. Similarly, इस salt को हम ऐसे भी produce कर सकते हैं by reacting HCl with sodium oxide. तो इसमें सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड इज एन एक्वस सॉल्ट। इसको सेपरेट कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं, लेकिन अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको प्रिपेयर कौन कौन से रिएक्शन से कर सकते हैं। एक तो ये वाली रिएक्शन है जो एसिड्स के रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें हम लोग सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखो, एक रिएक्शन होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, इफ वी ऐड टू सॉल्ट्स टुगेदर, ठीक है, लेट्स से इफ वी हैव सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2 एंड बोथ सॉल्ट शुड बी सॉल्युबल, ठीक है। if we add two soluble salts together, तो प्रोडक्ट में we get two more salts. अब वो जो दो सॉल्ट्स बन रहे हैं, सॉल्ट 3 एंड सॉल्ट 4, इनमें से कोई सॉल्युबल भी हो सकता है, कोई इनसॉल्युबल भी हो सकता है, मतलब इसकी कोई वो कंडीशन नहीं है। बट रीजेंट में, रिएक्टेंट्स में दोनों के दोनों सॉल्ट सॉल्युबल होंगे तो ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक सॉल्युबल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है क्योंकि ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड 2 क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। मतलब जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हमें याद होने चाहिए कि इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, तो वो बहुत थोड़े से ही हैं। वो हम याद भी कर सकते हैं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कौन कौन से हैं। क्लोराइड्स के दो सॉल्ट इनसॉल्युबल हैं, जिनमें से एक सिल्वर क्लोराइड है एंड द अदर वन इज लेड 2 क्लोराइड। इसी तरह सल्फेट्स में 3 सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और लेड 2 सल्फेट। सही है। Otherwise, all nitrate salts are soluble. All group 1 metal salts are soluble. All carbonates are insoluble except for group 1 metal carbonates. मतलब all carbonates, कार्बोनेट तो सारे insoluble होते हैं ना, all carbonates insoluble except group 1 metal carbonates. तो देखो, अगर मेरे पास दो सॉल्युबल सॉल्ट है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका स्टेट सिंबल होगा एक्वस। और कोई और सॉल्युबल सॉल्ट ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 2। तो होता क्या है कि ये जो पहले वाले सॉल्ट में सोडियम आयन है और दूसरे वाले सॉल्ट में कैल्शियम आयन है, ये एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। क्यों लेते हैं वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट सोडियम जो है ना वो जाएगा, कैल्शियम को हटा के उसकी जगह पे लग जाएगा। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब उस एक चीज को हटा के उसकी जगह पे लगना, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब सोडियम नाइट्रेट के साथ लगेगा तो वी नो सोडियम इज फ्रॉम ग्रुप 1, उसका चार्ज होता है +1, नाइट्रेट इज NO3-1, ये भी हमें याद रखना होता है। इसका फॉर्मूला बनेगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट।
तो प्रोडक्ट में एक सॉल्ट बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, और जो कैल्शियम है वो जाके फिर क्लोराइड के साथ लग जाएगा जो सोडियम के साथ था। अब कैल्शियम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम आयन इज 2 पॉजिटिव, क्लोराइड इज -1। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा इट वुड बी CaCl2। तो दूसरा जो सॉल्ट बन रहा है वो बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, और ये भी एक्वस फॉर्म में ही बनेंगे दोनों, क्योंकि दोनों सॉल्युबल सॉल्ट। अब देखो ये जो दो सॉल्ट्स बने ये हमने बना तो लिए, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा ना, मतलब अगर मैं रिएक्शन मिक्सचर को देखूं, इसमें मेरे पास जिस कंटेनर में मैंने दोनों सॉल्ट डाले थे, मतलब एक पहले मैंने सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट ऐड करा था, मिक्स करा था, तो ये इनमें से कोई एक सॉल्ट क्या पता ज्यादा डाला हो, एक कम डाला हो, तो एक क्या पता पूरी तरह खत्म हो जाए और एक एक्सेस में बचा रह जाए, एक कुछ लेफ्ट ओवर होगा इसमें। इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एक सॉल्ट बन रहा है सोडियम नाइट्रेट, और दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है डेट इज कैल्शियम क्लोराइड। और अगर कोई कैल्शियम नाइट्रेट बचा रह गया तो वो भी इसमें होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं इनको सेपरेट आउट कैसे करूंगा, मैं इनको कुछ भी कर लूं मैं इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों के तीनों सॉल्युबल सॉल्ट है, इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम। तो मुझे ना ये भी कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ती है कि मुझे अगर किसी को सॉल्युबल सॉल्ट को मैं बना रहा हूँ तो उसको मुझे सेपरेट करना है, तो क्या मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब ये चीज जो है ना आपको अभी समझ आ जाएगी जब मैं ना अब किसी पहले सॉल्युबल सॉल्ट की सेपरेशन आपको बताता हूँ तो होती कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कोई एक एग्जांपल दो इन सॉल्ट्स के अलावा जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए ना, इनमें से किसी मुझे अगर कोई सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो मुझे आप एग्जांपल दो कि कौन सा सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करें, अपनी मर्जी का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट बता दो, कोई भी एक बता दो। बताओ ना, इतना टाइम क्यों ले रहे हो। ईमान, कॉपर क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड CuCl। CuCl2, हाँ। क्लोराइड सॉल्ट जो होते हैं वो ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड टू क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड जो होगा वो ऑब्वियसली सॉल्युबल होगा, ठीक कह रहे हो। अच्छा, अब हमें अच्छा इसको हम कॉपर टू क्लोराइड कहेंगे। मुझे ना सॉल्युबल सॉल्ट में हम बना रहे हैं। अच्छा देखो, अब हम एसिड के रिएक्शन को भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं या कोई दो सॉल्युबल सॉल्ट लेके भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अब पहले तो मैं अपनी मर्जी से लेके बताता हूँ कि कहाँ किस तरह से मैं दो जो रिएक्टेंट चूज कर रहा हूँ, तो वो रिएक्टेंट क्यों दो इस तरह के चूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखो सिर्फ बनाना नहीं है, मुझे उसको सेपरेट भी करना है, निकालना भी है सोल्यूशन से। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, अगर मैं कोई एसिड लेता हूँ, एसिड का रिएक्शन कराता हूँ, तो मेरे पास कॉपर क्लोराइड बनाना है ना। तो मैं हमारी बात हुई थी कि ये जो एनाइन होता है सॉल्ट का वो हमेशा एसिड से आता है, और जो कैटाइन होता है वो मेटल से भी आ सकता है।
वो मेटल ऑक्साइड से भी आ सकता है। मेटल हाइड्रोक्साइड से, मेटल यस, कार्बोनेट मेटल से भी आ सकता हाइड्रोक्साइड से भी आ सकता है और मेटल कार्बोनेट से भी आ सकता है। अब ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें क्लोरीन हो? दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। है ना, एक ही एसिड है जो आपने याद किया है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल, कॉपर मेटल जो है ना, अच्छा अभी तो ये बात आपको नहीं पता क्योंकि मेटल्स में पढ़ेंगे हम, बट कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड। कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, कॉपर मेटल। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड करेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी करता है, कॉपर कार्बोनेट भी करेगा। अच्छा, मैं प्रेफर करूंगा कॉपर कार्बोनेट को लेना, उसका रीजन अभी समझ आ जाएगा क्यों। ठीक है, मैं रिएक्टेंट में कॉपर टू कार्बोनेट, कॉपर क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैं कॉपर टू क्लोराइड बनाना है तो कॉपर टू कार्बोनेट लेना पड़ेगा जिसमें कॉपर का टू पॉजिटिव चार्ज हो। मैं लूंगा कॉपर टू कार्बोनेट और अपना एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो, कॉपर टू कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CuCO, क्योंकि कॉपर जो है वो टू पॉजिटिव है, कार्बोनेट है CO3 टू नेगेटिव, तो दिस वुड बी CuCO3, क्योंकि कॉमन नंबर दोनों टू और टू में टू ही है ना, तो वन वन बनेगा। और हमने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अभी ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट में सॉल्ट बनाएगा, कॉपर टू क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में बनेगी, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में ही है, और कॉपर टू क्लोराइड बनेगा एक्वस फॉर्म में। अच्छा, HCl वो भी एक्वस फॉर्म में, ठीक है, और कॉपर कॉपर टू कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। क्यों मैंने मेटल कार्बोनेट लिया है? क्योंकि मुझे पता है कि ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप वन मेटल कार्बोनेट। कॉपर तो ग्रुप वन का मेटल नहीं है ना, मतलब वो इनसॉल्युबल है। अच्छा, अब देखो क्यों मैंने कॉपर टू कार्बोनेट लिया, वो आपको अभी समझ आ जाएगा। देखो, अगर ये मैंने एक मिक्सचर में, बीकर में मैंने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक्वस फॉर्म में पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ है, इसमें मैंने कॉपर टू कार्बोनेट डालना शुरू किया, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? कॉपर टू क्लोराइड सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बन के निकल गई ना बाहर, एफएफएसएल निकलेंगे और बाहर निकल जाएगी, तो उसका तो टेंशन नहीं है, वाटर रह जाएगा, वाटर में डिसॉल्व कॉपर टू क्लोराइड सॉल्ट रह जाएगा। और अगर हमारे पास एक्सेस में लेट से अगर गलती से एसिड रह गया तो फिर मुश्किल होगी। देखो, अब हम इसको सेपरेट कैसे करते हैं ये सीखो, तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि एसिड को एक्सेस में डालने में क्या प्रॉब्लम होगी। देखो, हम करते क्या है, अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि जो एसिड है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मतलब सारा का सारा एसिड जो है ना वो खत्म हो गया रिएक्ट होके, तो फाइनल मिक्सचर में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं होगा। और अगर कॉपर टू कार्बोनेट मैंने लेट से एक्सेस में डाला था, तो जब एसिड नहीं होगा तो फर्दर कॉपर टू कार्बोनेट डालने से वो डिजोल्व नहीं होगा, वो पानी में जो है नीचे जाके बैठना शुरू हो जाएगा। और जब वो नीचे जाके बैठना शुरू हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि सारा का सारा एसिड जो है वो रिएक्ट होके खत्म हो गया है। नाउ फर्दर एडिंग कॉपर टू कार्बोनेट विल नॉट प्रोड्यूस एनी सॉल्ट, बिकॉज कॉपर टू कार्बोनेट किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा ना, नीचे एसिड जो था वो तो खत्म हो गया। तो फिर मैं कॉपर टू कार्बोनेट डालना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है सारा का सारा एसिड रिएक्ट हो गया, कॉपर टू कार्बोनेट नीचे जाके बैठ रहा है, मतलब एसिड नहीं है इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा, पानी में वो डिजोल्व होती नहीं है कॉपर टू कार्बोनेट। अब हमारे पास फाइनल रिएक्शन मिक्सचर में एक्सेस कॉपर टू कार्बोनेट है जो कि इंसॉल्युबल है और वो नीचे बैठ गया है जाके। और क्या है रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास?
कॉपर टू क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है और वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल गई। मुझे करना क्या है, मुझे कॉपर टू क्लोराइड सॉल्ट को इस पानी में से निकालना है। तो हम करेंगे क्या, पहले ये जो बीकर है ना, इसमें जो कॉपर टू कार्बोनेट नीचे बैठा हुआ है इसको निकाल देंगे बाहर, एक्सेस कॉपर टू कार्बोनेट जो है। और वो बाहर निकालने का तरीका क्या है, हम पहले करेंगे इसकी फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, एक फिल्टर फनल रखेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर से ये जो सोल्यूशन है इसको पास करा देंगे। तो जो एक्सेस कॉपर टू कार्बोनेट थी ना, वो तो रुक जाएगी फिल्टर पेपर पे, और बाकी फिल्टर पेपर से जो चीजें पास करेंगी उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट में हमारे पास अभी क्या क्या हमें मिलने वाला है, कॉपर टू कार्बोनेट के अलावा कॉपर टू क्लोराइड सॉल्ट एक्वस फॉर्म में पानी के अंदर। तो इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये बना है ना सोल्यूशन कॉपर टू क्लोराइड का, इसको हम डालेंगे इवापोरेटिंग डिश में। इसको हम कहते हैं इवापोरेटिंग डिश। इवापोरेटिंग डिश जो होती है ना, वो सिरेमिक की बनी हुई होती है, जैसे घरों में बर्तन होते हैं ना सिरेमिक के, वैसी। इस सोल्यूशन को हम डाल देंगे इवेपोरेटिंग डिश में। और इस सोल्यूशन में क्या है, कॉपर टू क्लोराइड सॉल्ट है, लेकिन वो सॉल्युबल है, पानी में डिजोल्व हुआ है, नजर भी नहीं आ रहा। और फिर इस इवेपोरेटिंग डिश को ना हम फ्लेम पे रख के, बंसन बर्नर के ऊपर रख के हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो इसमें से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और हम कब तक हीटिंग करते रहेंगे इसकी, तब जब तक कि वाटर सारा इवेपोरेट ना हो जाए। लेकिन हम सारा वाटर भी इवेपोरेट नहीं करते, मतलब इतना भी हीटिंग नहीं करते कि पूरा का पूरा ड्राई हो जाए वो। हम हीटिंग रोक देते हैं कहाँ, जब थोड़ा सा पानी रह जाता है ना, वहां पे हम हीटिंग रोक देते हैं, मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन जब रह गया है। तो इस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सही है। और फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ हम क्या करते हैं, देखो पहले जो हमने प्रोसेस किया है ना, दैट इज इवापोरेशन। पहले हमने ना इसकी इवापोरेशन की, एंड वी हीट इट अंटिल अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अचीव्ड। उसके बाद ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, इसको निकाल के हम एक ड्राई फिल्टर पेपर पे रख देते हैं, मतलब फ्रेश फिल्टर पेपर। ये जो भी सैचुरेटेड सोल्यूशन बना था ना सॉल्ट का, अच्छा फिल्टर पेपर, ये जो वाटर था इसमें, वो क्या करता है, ड्राई फिल्टर पेपर इसका जो एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब करता है। मीनवाइल इसकी ना कूलिंग भी होना शुरू हो जाती है, मतलब ठंडा हो रहा है ये हीटिंग करना बंद कर दिए। तो जब ये ठंडा होता है तो बेसिकली इसमें एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कि ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे कॉपर टू क्लोराइड के, ये एक साथ ना जुड़ना शुरू हो जाते हैं वाटर के साथ, वाटर और ये कुछ सॉल्ट के पार्टिकल जुड़ के छोटे छोटे सॉल्ट के दाने या क्रिस्टल्स बना लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो इस फिल्टर पेपर पे क्या होगा, सॉल्ट के जो है ना क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे, लाइक दिस। सही है। बस ये हमें सॉल्ट मिल गया कॉपर टू क्लोराइड। फिर इस क्रिस्टल्स को हम अक्सर वॉश कर लेते हैं। और वॉशिंग इसकी हम लोग ज़ाहिर वाटर से, डिस्टिल वाटर से वॉश नहीं करेंगे, जैसे हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट डिस्टिल वाटर से वॉश किया था ना, प्योर वाटर से। अगर इसको आप डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे तो ये दोबारा डिजोल्व हो जाएगा। तो इट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करो। तो इसको हम ऐसे किसी सॉल्वेंट से वॉश करेंगे
जिसमें ये सॉल्ट डिजोल्व ना हो, तो ऐसा सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं और सॉल्ट को डिजोल्व नहीं करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको दोबारा ड्राई कर लेंगे, ओवन में कर लो या फिल्टर पेपर पे रख के कर लो। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्ट के क्रिस्टल्स बने। समझ आई कुछ बात? जी सर क्लियर है, लेकिन एक सवाल था ये। आपने ऊपर वाला जो बीकर था उसके अंदर आपने कहा CuCl2 आएगा प्रोडक्ट में और H2 आएगा, H2O। और जो CO2 है यानी क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वो इवेपोरेट हो जाएगी। तो जी लेकिन आपने CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट पे भी एरो डाला हुआ है कि वो भी बीकर के अंदर, तो क्या मतलब है? देखो, वो इसलिए बीकर के अंदर है क्योंकि आपने वो एक्सेस में डाला हुआ है। एक्सेस में डालने का क्या मतलब है कि आपने क्या कहते हैं, एसिड को आपने ना पूरी तरह खत्म करवाना है। यू हैव टू इंश्योर दैट ऑल द एसिड इज रिएक्टेड। लेट्स से इफ ऑल द एसिड इज नॉट रिएक्टेड और कॉपर टू कार्बोनेट लिमिटिंग में था और एसिड बचा रह गया, मतलब आपने थोड़ा सा कॉपर टू कार्बोनेट डाला, वो रिएक्ट हो गया। अब आप और डाल सकते थे लेकिन आपने नहीं डाला, तो क्या होगा फिर सोल्यूशन में ना, फाइनल सोल्यूशन में कॉपर क्लोराइड भी होगा, वाटर भी होगा, और साथ में कुछ लेफ्ट ओवर एसिड भी होगा। अगर आपने HCl एक्सेस में रखा हुआ है, मतलब कॉपर टू कार्बोनेट आपने थोड़ा सा डाला तो पूरी तरह रिएक्ट नहीं हुआ, तो फिर जो फाइनल मिक्सर है मेरे पास, उसमें भी तीन तरह की चीजें होंगी। एक हमारा सॉल्ट होगा, इस कॉपर टू क्लोराइड जो कि सॉल्युबल है एक्वस फॉर्म में, वाटर होगा, और उस वाटर में कुछ एसिड भी होगा HCl जो कि लेफ्ट ओवर है, जो मतलब रिएक्टेंट में बचा रह गया है। अब एसिड भी एक्वस होता है, तो जब आप हीटिंग करोगे, इवेपोरेशन करोगे, तो फिर इवेपोरेटिंग डिश में जो सैचुरेटेड सोल्यूशन आया ना, तो अभी उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में सिर्फ कॉपर टू क्लोराइड था, लेकिन अगर पानी में एसिड भी बचा रह गया तो इसमें फिर HCl भी आ जाएगा और HCl के भी क्रिस्टल्स बन जाएंगे इस तरह। तो आप समझ रहे हो कि इसमें जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं कॉपर टू क्लोराइड के, तो उसमें साथ में HCl के भी क्रिस्टल्स होंगे, तो वो सॉल्ट तो नहीं बनाना। ज्यादातर सॉल्ट जो है हम मेडिसिन बनाने के लिए निकालते हैं इस तरह से। तो आप इमेजिन कर लो कि उसमें एसिड भी आ गया और आपको लग रहा है कि नहीं आया हुआ, तो जब आप उसको मेडिसिन को पानी में डालोगे तो क्या होगा, उसमें फिर एसिड भी आ जाएगा, क्रोसिव हो जाएगी। समझ आई बात? जी सर। इसीलिए हमने ना, वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल द एसिड इज रिएक्टिव। ये लिख लिया है सबने, ये लिखना जरूर। आगे बढ़े। जी सर। क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये लिख लिया है ना, आगे बढ़ा दूं ना? जी।
ऐसे देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय इनसॉल्युबल बेसिस। तो बेस जो होती है वो मेटल ऑक्साइड होती है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गई, और पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड हो गई। अच्छा, जो ग्रुप वन मेटल ऑक्साइड जो होती हैं, जब ग्रुप वन मेटल की बेसिस होती हैं, दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल। बाकी मेटल ऑक्साइड जो होती हैं सॉल्युबल होती हैं। तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट ऑल ग्रुप वन metal oxides are water soluble। एसिड सही है। तो इसने कहा था कि नेम एन एसिड एंड इनसॉल्युबल बेस दैट यूज्ड टू मेक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स या ऑल बेसेस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप वन मेटल ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लेनी है, मैग्नीशियम ग्रुप टू का मेटल है, तो वो इनसॉल्युबल बेस है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट जो बना है वो एसिड HCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड से बना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। Now he is asking for 4 marks. Describe the experimental method used to prepare pure crystals of magnesium chloride from this acid and base. A magnesium chloride is a soluble salt. You have to prepare it and you have to separate the crystals. मतलब अलग भी करना है। Prepare pure crystals मतलब acid salt बनाने के बाद उसकी separation भी करनी है। अब देखो इसमें अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास जो एसिड है डेट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला है। सो वी हैव टू इंश्योर कि जितना भी एसिड है ना वो सबका सब रिएक्ट होकर खत्म हो जाए। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब तक एसिड होगा सोल्यूशन में, जब तक आप मैग्नीशियम ऑक्साइड डालोगे तो वो उसके साथ रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है और HCl है, तो वो रिएक्ट होके खत्म हो जाएगा जैसे एसिड, जब तक एसिड है। लेकिन जब एसिड खत्म हो जाएगा, मतलब अगर एसिड कम्प्लीटली रिएक्ट हो गया है, तो फिर जो फर्दर मैग्नीशियम ऑक्साइड आप डालोगे तो फिर वो पानी के साथ तो वो इनसॉल्युबल है, तो वो फिर सॉलिड फॉर्म में नीचे जाके बैठना शुरू हो जाएगा। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड आप थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड डाले जा रहे हो, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड गायब होना बंद हो जाए, मतलब नीचे आके बैठना शुरू कर जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ऑल दी एसिड हैज बीन रिएक्टेड। So now there is no more acid left in the solution and we have to ensure that we finish all the acid। क्योंकि जब सॉल्ट बनेगा तो फाइनल सोल्यूशन में मुझे सॉल्ट तो चाहिए लेकिन एसिड नहीं चाहिए। हाँ, फाइनल सोल्यूशन में देखो मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो एक्सेस में डाल दिया। अब उसका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। लेकिन जो एसिड है HCl वो खत्म हो गया है। तो अब मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठा हुआ है, और पानी है, वाटर है। तो पहले मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को सेपरेट कर लूंगा इसमें से, जो नीचे जाके बैठा है ना। तो पहले तो हम इसकी फिल्ट्रेशन करा लेंगे और उसको सेपरेट कर लेंगे। फिल्ट्रेशन करवाने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन होगा उसमें सिर्फ मैग्नीशियम क्लोराइड है पानी के अंदर, सॉल्युबल सॉल्ट। फिर उसकी हम क्या करवाएंगे, इवेपोरेशन, पानी उड़ा देंगे उसका हीट करके, और उसके बाद फिर हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हम उसकी क्या करवा लेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। और जब क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो उसको हम वॉश कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिससे हमें प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट मिल जाएगा। क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में से निकालने का तरीका ये है कि पहले इवेपोरेशन कराएंगे और फिर क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे।
समझ आई यहाँ तक बात? जी सर। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। फॉर 4 मार्क्स इसमें हम क्या लिखेंगे, अब थोड़ा सा ना स्मार्टली लिखना है इसको, ताकि जितनी भी लाइंस हैं उसमें सारे सब कुछ आ जाए। हम क्या लिखेंगे, ऐड एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी लिख दो, MgO2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिल्टर द सॉल्यूशन, ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनसॉल्युबल मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो निकल जाए उसमें से। फिल्टर द सॉल्यूशन एंड, और जो फिल्टर पेपर से पास हो गया उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। एंड हीट द फिल्ट्रेट इन इवेपोरेटिंग डिश, और कब तक हीट करेंगे, जब तक गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन ना मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं अंटिल सैचुरेटेड solution is achieved। फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि क्रिस्टलाइजेशन हो। लीव द सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू कूल एंड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टलाइजेशन हो गई है इसकी, तो उसके बाद क्रिस्टल जो बन गए हैं सॉल्ट के, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट के, उसको फिर हम वॉश करेंगे। वॉश अभी क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है तो हम डिस्टिल वाटर से वॉश नहीं करेंगे। वॉश द क्रिस्टल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सर अगर डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे तो क्या होगा? तो दोबारा डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो जो क्रिस्टल्स बनाए थे वो सारा मकसद ही खत्म हो गया तुम्हारा। फिर से करो इवेपोरेशन उसकी, सारा का सारा तो डिसॉल्व नहीं होगा लेकिन अच्छा खासा डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट, लेकिन मतलब इसलिए अवॉइड करते हैं डिस्टिल वाटर। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मार्किंग की में उसने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिखा हुआ है, कहीं कहीं सॉल्युबल सॉल्ट को उसने डिस्टिल वाटर से वॉश किया हुआ है। तो वो उसका रीजन ये देता है कि भाई हम प्रेशर से डिस्टिल वाटर डालेंगे तो सारा का सारा क्रिस्टल तो डिसॉल्व नहीं होगा ना, दोबारा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पर उसने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी लिखा हुआ है, जो कि टेक्निकली करेक्ट, ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि हम जो क्रिस्टल्स बना रहे हैं उनका अगर वो दोबारा डिसॉल्व हो रहे हैं डिस्टिल वाटर से, तो वो फायदा क्या हुआ पे बनाने का। समझ आई बात? और फिर इन क्रिस्टल्स को हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई द क्रिस्टल्स। अब ड्राई करने के बहुत तरीके हैं। हम ओवन ड्राई कर सकते। अच्छा सर, ये क्या आप दोबारा मुझे बता सकते हैं? जब आपने लिखा है लीव द सैचुरेटेड, देखो लीव जब द हम क्रिस्टल सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा होने के लिए रख देंगे ना, तो उसमें से जो सॉल्ट है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म में था, वो एक दूसरे के साथ इसके आयंस करीब आके क्रिस्टल्स बना लेंगे, जैसे नमक का दाना होता है ना, उस वैसा। जी जी, और वो उसके सही है लिए ना सर। वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स उसके साथ ट्रैप हो जाते हैं, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल जो है ना वो अच्छा बनता है पाउडर फॉर्म में। अगर तुम सारा पानी उड़ा दोगे ना इसमें से, सॉल्ट तो फिर भी बन जी जाएगा, लेकिन वो पाउडर फॉर्म में सॉल्ट बनेगा। लेकिन उसने अच्छा। क्वेश्चन में कहा है क्रिस्टल्स बनाना है, तो जब भी क्रिस्टल्स बनाने होते हैं तो हम थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं, और वो जब पानी साथ में जुड़ता है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसको कहते हैं, तो क्रिस्टल्स बनते हैं। अदरवाइज सॉल्ट विल बी अवेलेबल इन द पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में अगर चाहिए क्रिस्टल बनाने तो थोड़ा सा पानी छोड़ना पड़ेगा। सही है, समझ आई बात? जी जी सर।
अच्छा, ये जो मैंने आंसर लिखवाया है ये 4 मार्क्स से ज्यादा के लिए, लेकिन वो लिखना है आपको, ये पूरा ही इसी तरह से लिखना है। और हमने ये लिख दिया ना कि हमने एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला है, 1 मार्क तो ये लिखने का मिल जाएगा आपको। फिर आपने फिल्टर किया है एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड निकालने के लिए, और फिर आपने हीटिंग की है, इवेपोरेशन की है उसकी, तो 1 मार्क आपको इवेपोरेशन का मिल जाएगा। फिर आपने क्रिस्टलाइजेशन के लिए रखा है तो 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर वॉशिंग का भी 1 मार्क है, मतलब इनमें से अगर कोई भूल गया हो वॉश करना, भूल गया आपने ड्राई लिख दिया डायरेक्ट, तो फिर भी आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे इसमें। लेकिन आपने ना सारी सीक्वेंस याद रखनी है, आपने ये नहीं देखना कि 3 मार्क्स का तो मैं 1 पॉइंट छोड़ दूं लिखना, आप सारा ही लिखो, जितने भी स्टेप्स है ना सारे लिखो। सही है भाई, आगे बढ़े। लिख लिया, ये आगे बढ़ जाए। जी सही। चलो, इसका आंसर जरा खुद लिख के मुझे सेंड कर सकते हो ताकि मैं चेक करके बता दूं सबका कि सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट बनाना है, सॉल्युबल सॉल्ट है। तो इसमें आपको ये भी बताना है कि क्या 2 चीजें हम रिएक्ट कराएंगे। उसने ये तो बता दिया है कि हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस है, मेटल ऑक्साइड है ना, और वो इनसॉल्युबल है क्योंकि ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड के अलावा जितनी भी बेसिस हैं वो सारी इनसॉल्युबल होती हैं। तो इसको हम किस चीज के साथ रिएक्ट कराएं पहले तो, चलो मैं ये भी बता देता हूँ किस चीज के साथ रिएक्ट करवाना है। सल्फेट आइन चाहिए ना इसमें, तो कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें सल्फेट आइन होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सॉल्ट बनेगा डेट वुड बी एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 एंड वाटर। अभी जो एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट बना है उसको वो कह रहा है वो सॉल्युबल है। हमें भी पता है ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड लेड 2 सल्फेट। तो ये एक्वस फॉर्म में बनेगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल बेस है। तो हम एक्सेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालेंगे ताकि सारा का सारा एसिड रिएक्ट होकर खत्म हो जाए, और फिर जो बचा हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है सोल्यूशन में उसकी फिल्ट्रेशन कर लेंगे और इवापोरेशन एंड देन क्रिस्टलाइजेशन। तो जरा मुझे लिख के आंसर तो सेंड करो इसके सब जल्दी से।